मैं शरद, आप देख रहे हैं एमएन न्यूज बिहार। आज हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित है बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएल मातंग जी। आज इनसे कुछ गंभीर मुद्दों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए मातंग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमएन न्यूज बिहार पर। धन्यवाद। मातंग जी, जिस तरीके से अभी हम लोग देख रहे हैं कि गुजरात मामला जो हुआ है उसके अंदर आपकी बहुत बड़ी भागीदारी रही है आंदोलन में। अभी तो वहाँ की जितने भी जो अपराधी है उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, फिर भी आपका आंदोलन जारी है, क्या कहेंगे? गुजरात मामले के संदर्भ में शायद आप एडवोकेट देवजी भाई महेश्वरी की हत्या के संदर्भ में बात कर रहे हैं जी। 25 तारीख शाम को 6 बजे उनकी हत्या की गई। दिन दहाड़े उनको मारा गया और वो हमारे कार्यकर्ता थे, लोकसभा 2019 के कैंडिडेट भी रह चुके थे। उसमें हम लोगों ने आंदोलन चलाया और 24 घंटे का अल्टीमेट दिया था, अगर अरेस्ट नहीं किया गया अपराधियों को तो पूरे कच्छ और पूरे गुजरात में उग्र आंदोलन होगा। गुजरात सरकार पर तो दबाव आने से 22 घंटे के अंदर ही उनको अरेस्ट किया था, 5 लोग को। लेकिन 3 और बाकी थे जो बीजेपी से रिलेटेड थे। पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से पुलिस अरेस्ट नहीं कर पा रही थी। हमने सीबीआई की जांच की थी। सीबीआई की डिमांड की 26 तारीख को कि पुलिस की भूमिका संदिग्ध है, और 27 तारीख को एसआईटी गठित किया गुजरात हाईकोर्ट ने। और उस एसआईटी को हम लोगों ने हाईकोर्ट में भी चैलेंज किया कि 24 घंटे होने के बाद एसआईटी का कोई सक्रियता नहीं दिख रही है। ऐसा हम लोगों ने जैसे गुजरात हाईकोर्ट में मुद्दा उठाने का प्लान बनाया और गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने मुद्दा लाया। उस दबाव में रात को ही, कल रात को ही सब लोग को अरेस्ट किया, परसों रात को। और उसके बाद डेड बॉडी रिसीव किया मीनाक्षी बेन महेश्वरी ने। करीबन 5 दिन के बाद, 4-5 दिन के बाद अपने पति की लाश, डेड बॉडी रिसीव भी नहीं किया। पूरा कच्छ और गुजरात बंद रहा। उसके तहत सारे आरोपियों को अरेस्ट किया गया। और दुनिया भर में सबसे ज्यादा शमशान यात्रा अगर इतिहास अगर खोजा जाएगा या लिखा जाएगा तो 235 किलोमीटर की शमशान यात्रा, अंतिम यात्रा शहीद एडवोकेट देवजी भाई महेश्वरी की कल हुई। लेकिन यहीं तक मामला नहीं है। इस मामले को हम लोग आखिरी तक, अंजाम तक पहुंचाएंगे। सारे अपराधियों को जब तक सजा, कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती, तब तक इस मामले को हम लोग बीच में छोड़ने वाले नहीं है। आंदोलन गुजरात में आज भी जारी है। जैसे आप आंदोलन की बात कर रहे हैं कि आंदोलन अभी भी जारी है, आपको पता है कि अभी एक बहुत बड़ा मामला जो कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुआ है। मनीषा वाल्मीकि नाम की जो ये एक लड़की थी, इसके साथ में दुष्कर्म करके उसकी कमर की हड्डी तोड़ दी गई, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जबान काट ली गई। इस मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? आप अभी तक इसके ऊपर आपका कोई बयान आया नहीं? उत्तर प्रदेश अपराधियों का अड्डा बन चुका है। लॉ एंड ऑर्डर का कोई लॉ एंड ऑर्डर दिख नहीं रहा है। 14 अगस्त को एक आजमगढ़ में प्रधान की हत्या की गई और 14 सितंबर को हाथरस की घटना है जो आप बता रहे हो। बहन मनीषा कुमारी वाल्मीकि के ऊपर सामूहिक बलात्कार हुआ। उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, गर्दन की हड्डी तोड़ी गई, जीभ काट दी गई। लेकिन इस संदर्भ में अभी तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का किसी प्रकार की कोई संवेदना भी व्यक्त करने वाला कोई मैसेज कहीं भी दिख नहीं रहा है। इस संदर्भ में
शायद लोकतंत्र में शर्मसार घटना इसलिए भी है, बलात्कार तो बहुत सारे हुए हैं, अपराधी छूट जाते हैं, ताकि पॉलिटिकली प्रेशर की वजह से ये सब होता है। जिस समाज के साथ अन्याय अत्याचार होता है उसके जो राजनीतिक चुने हुए प्रतिनिधि है, उन पार्टियों के बंधुआ मजदूर होने की वजह से वो कोई मुद्दा उठा नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी एक ये उस समाज के साथ विडंबना है कि उनके नेता उनकी बात उठा नहीं पा रहे, चुने हुए प्रतिनिधि। दूसरी बात, इतिहास की शर्मसार घटना इसलिए भी है कि किसी परिवार की सहमति के बगैर किसी पीड़िता की डेड बॉडी को प्रशासन ने जलाया हो या अग्निदाह दिया हो, परिवार की सहमति ना होते हुए भी प्रशासन के द्वारा उसकी अंतिम बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाए, तो ऐसा लोकतंत्र में अभी तक हुआ नहीं था कि प्रशासन अपनी मर्जी से पीड़िता की बॉडी को अपनी मर्जी से उसको जलाया जाए। ये पहली घटना है। परिवार मना करने के बावजूद भी ऐसा हुआ है। इस संदर्भ में हम लोग 3 अक्टूबर को इस मुद्दे को वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन क्रांति मोर्चा के संयोजक वामन मेश्राम साहब ने टेक ओवर किया है। 3 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में सारे जिले और रेलिया प्रदर्शन का कार्यक्रम है, ज्ञापन दिया जाएगा। बहुजन मुक्ति पार्टी 3 तारीख को बहुजन क्रांति मोर्चा के समर्थन में पूरे उत्तर प्रदेश में रैली, धरने, प्रदर्शन में साथ सहयोग करेगी और ज्ञापन देगी। उसके बाद आगे की जो भी रणनीति होगी, उत्तर प्रदेश बंद का होगा और भारत बंद का होगा, उसमें बहुजन मुक्ति पार्टी बिल्कुल साथ और सहयोग और समर्थन में खड़ी रहेगी। 3 तारीख को बहुजन मुक्ति पार्टी का भी रैली, धरना, प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश में होगा और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। ये जो कंटिन्यू ये ऐसे हादसे हो रहे हैं, ये केवल जैसे अभी फिलहाल ये उत्तर प्रदेश की बात हम बता रहे हैं, काफ़ी सारे ऐसे मामले जो है दिन प्रतिदिन उठते जा रहे हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जब से मोदी सरकार आई है मामले बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र सरकार बीजेपी की आई, उसके बाद ये मामले ज्यादा बढ़ते हैं। नारे लगाए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं आपको एक घटना बता रहा हूं, 2015 और 16 का क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट है। पूरे देश में 1,10,253 महिलाओं के ऊपर बलात्कार हुआ है। 1,10,253 महिलाओं का बलात्कार हुआ है और 30,000 नाबालिग बच्चियों के ऊपर बलात्कार हुआ है। एक साइड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं, दूसरी साइड महिला सुरक्षा के लिए किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्भया योजना के तहत 5,000 करोड़ का बजट रखा था, केवल 40% ही बजट खर्च हुआ था, अर्थात तो 2,000 करोड़ ही बजट खर्च हुआ 50% महिला आबादी के ऊपर। मतलब महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2,000 करोड़ और गंगा की सफाई के लिए 20,000 करोड़। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं केंद्र सरकार केवल दिखावा कर रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर। और बहुत सारे केसेस आपके सामने हैं, कुलदीप सेंगर का केस हो, तिरमानंद का केस हो, बहुत सारे केसेस आपके सामने हैं। इसका मूल कारण अभी ये बढ़ोतरी होने का कारण ये है कि लोकतंत्र में जो वोट का अधिकार था वो प्रभाव शून्य हो गया है। ईवीएम से वोटों को हाईजेक किया जाता है, इसलिए सरकार किसी की सुनना नहीं चाहती। ईवीएम मशीनों की वजह से वोटों का जुगाड़ हो जाता है, इसीलिए चाहे किसान सड़कों पर उतरे उनकी सुनवाई नहीं है, चाहे महिलाओं के बलात्कार हो या महिला पीड़ित हो उनकी सुनवाई नहीं है, चाहे निजीकरण हो बेरोजगारी हो उनकी सुनवाई नहीं है,
चाहे ओबीसी के 314 बच्चों का क्रिमिनल से भविष्य खत्म हो रहा है, उनकी सुनवाई नहीं है। कुल मिलाकर सरकारों को अभी वोट की जरूरत नहीं है, वोट छीनने का कार्यक्रम ईवीएम के द्वारा उनका हो रहा है। जब तक ये ईवीएम के विरोध में समाज आंदोलन नहीं चलाएगा, तब तक इन घटनाओं पर अंजाम रोकना इन घटनाओं को मुश्किल है। ताकि ईवीएम से सरकारें बनती है और सरकारें प्रशासन को चलाती है, प्रशासन अपने सरकारों के इशारे पर, उनके इशारों पर प्रशासन अपना रवैया तय करता है। इन घटनाओं के पीछे ईवीएम का सबसे बड़ा रोल है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को ईवीएम पर बहुत बड़ा आंदोलन करना चाहिए, भारत बंद का आंदोलन करना चाहिए, बंद होना चाहिए। जो नरेंद्र मोदी, जो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे कि मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाएंगे 3 तलाक पर, अब वो हाथरस की घटना पर चुप है, वो कुलदीप सेंगर की घटना पर चुप है। तो केवल प्रोपोगंडा करना है, उनको प्रोपोगंडा करना है, लेकिन आप सरकारों से न्याय की उम्मीद करोगे, ऐसा संभव मुझे लग नहीं रहा है। इसलिए इसका मूल कारण ईवीएम में है। ईवीएम की वजह से आपके लोकतंत्र में वोट का अधिकार है, अधिकार समाप्त हो गया वोट का। इसी वजह से उनको मनमाने करने की खुली छूट मिल गई है। इस ईवीएम का जब तक बंदोबस्त नहीं होगा, आपकी किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। अभी वर्तमान में जो बिहार में इलेक्शन का मामला चल रहा है, इसमें किस तरीके से आपकी भागीदारी होगी, किस तरीके से आपका, कितने सीटों पर आप लड़ने वाले हैं, किस तरीके से आपकी रणनीति होगी? बिहार के चुनाव में हम लोग पिछले 4 साल से मेहनत कर रहे हैं। 5 बार पूरे बिहार के सभी विधानसभा में परिवर्तन यात्रा हम लोग निकाल चुके हैं और लोगों के साथ सहयोग से हम लोगों ने परिवर्तन यात्रा निकाली। लोगों ने समर्थन किया, सहयोग किया। मुझे नहीं लग रहा उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में कोई जनता के समर्थन से परिवर्तन यात्रा कोई निकाल कर जनता के मुद्दे को उठाया हो। हमने लगातार 4 साल से मेहनत कर रहे थे। इसके आधार पर हम लोगों ने स्पोर्टिंग किया है। कम से कम 150 सीट और ज्यादा से ज्यादा 200 सीटों पर हम लोग पूर्व में तैयारी 1 साल से कर रहे हैं और उसका अभी हमने सर्वे मंगाया था कि अबाउट 50% 60% बूथ हमारा कहाँ का कवर है। तो 100 सीटों पर हमारा अबाउट 60% से ज्यादा बूथ कवर है। तो उन सभी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़वाने का तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि 100 सीटों पर आप चुनाव लड़वाने की बात कर रहे हैं। मैं फिर से आपको एक बार, आपने ही कहा है कि ईवीएम जो जब तक रहेगा तब तक किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अब यहाँ पर जो इलेक्शन जो होगा वो भी तो ईवीएम से होगा। चुनाव ईवीएम से होगा, हमने लिखित में दिया है। ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, हमारे मैनिफेस्टो में भी है। ईवीएम के संदर्भ में हम लोगों को बता भी रहे हैं और यही कारण है चुनाव में लोगों को ये मुद्दे उठाते हैं, जब बताते हैं तो चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ता है कि इस बार हम ईवीएम में सुधार किया है और अब गड़बड़ी नहीं होगी। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, ईवीएम 3 पर हम चुनाव करवाएंगे और इस बार किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ऐसा चुनाव आयोग का कहना है। हमें विश्वास नहीं है, ताकि हमारा तो अब भी वही मुद्दा है कि चुनाव आयोग कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होगी। तो मेरा सिंपल ये कहना है कि अगर आप कह रहे हो, चलो हम मान लेते हैं गड़बड़ी नहीं होगी, तो फिर आपको किस बात का डर लग रहा है? 100% जो वोट पड़ते हैं उनकी वीवीपीएटी पर्चियों की काउंट टैली करवा लो, मिलान करवा लो। जब गड़बड़ी होने वाली नहीं है तो वीवीपीएटी पर्चियों को मिलान करवाने का घोषणा करने में चुनाव आयोग को डर होना नहीं चाहिए। तब पता चल जाएगा कि चुनाव निष्पक्ष हुआ या नहीं हुआ। इसलिए आज भी हम उस मुद्दे पर बरकरार है, लेकिन जनता के सामने, जनता के बीच में जाने के लिए एक चुनाव को अवसर के तौर पर हम लेकर ये मुद्दे समझा रहे कि आपका वोट प्रभाव शून्य हो रहा है, इसके ये कारण है
और इसी वजह से आपकी ये समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। ये मूल कारण की वजह से हम लोग मैदान में है। कोरोना जैसी महामारी अभी भी चल रही है कंटिन्यू, इसके ऊपर कोई अभी इसका कोई इलाज आया नहीं है। इसके बावजूद भी अभी जो मशीन होगी उस मशीन में बार बार हर व्यक्ति उसका इस्तेमाल करेगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि इससे जो कोविड-19 है इसको बढ़ावा मिल रहा है? क्या लगता है? बिल्कुल कोविड-19 को बढ़ावा मिलेगा। एक तो बाढ़ग्रस्त एरिया है जी, कोरोना की महामारी चल रही है जी, भारत दूसरे नंबर पर आ गया है, ब्राजील को पीछे छोड़ दिया, जल्दी मुझे लगता है अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि इनके पास लॉकडाउन के अलावा कोई लॉकडाउन ही सर्व उपाय नहीं है कोरोना को रोकने का। सरकार विफल हो चुकी है, वो लॉकडाउन को ही उसका वो मान रही है इलाज, और लॉकडाउन की आड़ में ही सारे मतलब षड्यंत्र किए जाते हैं जनता के सामने। नया श्रम कानून हो, नई शिक्षा नीति हो, निजीकरण हो, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लॉकडाउन की आड़ में किया जा रहा है। और जनता को विरोध करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग को हमने ये भी लिख कर दिया है कि इससे महामारी फैलेगी। मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि चुनाव आयोग हैंगलोज के लिए बोलते हम हैंगलोज देंगे 7 करोड़ वोटर्स को, हैंगलोज में जो खर्चा होगा इससे कम खर्चा हो रहा है बैलेट पेपर का। हैंगलोज में जो खर्चा होगा उससे कम खर्चा बैलेट पेपर का हो रहा है, और अखबार से कोरोना फैल नहीं रहा है। तो चुनाव आयोग को बैलेट से चुनाव करवाने में क्या दिक्कत आ रही है, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। सारी पार्टियां बैलेट पेपर मांग रही है, केवल बीजेपी के अलावा, केवल बीजेपी के अलावा। तो सारी पार्टियां अगर लोकतंत्र में मेजोरिटी पार्टियां बैलेट पेपर की डिमांड कर रही है, और उसके बावजूद भी चुनाव आयोग ज्यादा खर्चा करने के बाद भी ईवीएम का इस्तेमाल करना चाहता है, और वीवीपीएटी की पर्चियों का गिनती करने के लिए कोई घोषणा नहीं कर रहा है, तो ये कोरोना फैलने का पूरी आशंका है। चुनाव आयोग के ये जो कदम उन्होंने उठाया, ये जो बात उन्होंने कही, क्या आप इसका विरोध करते हैं? हम लोग बैलेट पेपर का समर्थन कर रहे हैं। हाँ, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। यहाँ लोगों को विश्वास ही नहीं है कि मेरा वोट कहां जा रहा है, ताकि जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश 8 अक्टूबर 2013 का कि 100% पर्चियों का मिलान होना चाहिए, वीवीपीएटी का मिलान होना चाहिए, जब तक ये नहीं होता तब तक लोगों का विश्वास नहीं बनेगा। चुनाव आयोग को लोगों की आशंका को दूर करना चाहिए। मतलब एक बहुत बड़ी मतलब जो अभी बातें चल रही हैं, सभी जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने कोई ना कोई अपने मैनिफेस्टो में कोई ऐसे बड़े बड़े मुद्दे किए। आपके ऐसे कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप बताना चाहेंगे? हमारे मुद्दे बहुत सारे हैं। हमारा पहला मुद्दा है, मैनिफेस्टो हम जो भी लिख कर देंगे स्टैम्प पेपर पर 100 रुपये के लिख कर देंगे, पहला ही मुद्दा। हाँ, ताकि हम जो कह रहे हैं अगर उसके साथ हम अगर जुमलेबाजी करते हैं तो हमारे पर 420 का केस हो सकता है कि इन्होंने हमारा वोट लिया। इन मुद्दों पर हमारे साथ विश्वासघात किया। चुनाव आयोग को मैनिफेस्टो सारी पार्टियों से स्टैम्प पेपर पर लेना चाहिए। दूसरा मुद्दा हमारा यह है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी इतनी हिस्सेदारी होना चाहिए। डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन पर लोकतंत्र टिका हुआ है, प्रतिनिधित्व पर टिका हुआ है, तो जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। 100% रिजर्वेशन का मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है, भूमि आयोग होना चाहिए, भूमि की मर्यादा तय हो, और अतिरिक्त भूमि विहीन लोगों में बांटना चाहिए। तीसरा मुद्दा है। चौथा मुद्दा है हमारा कि समान एजुकेशन होना चाहिए। मजदूर का बच्चा और कलेक्टर का बच्चा एक क्लास में पढ़ना चाहिए, एक कक्षा में पढ़ना चाहिए, एक सिलेबस होना चाहिए, तब उसको अवसर मिलेगा समान एजुकेशन का है। पांचवा मुद्दा है, कृषि आयोग बनना चाहिए। कृषि, जिस तरह रेलवे का बजट अलग से होता है, कृषि का बजट अलग से होना चाहिए, कृषि आयोग बनना चाहिए। बल्कि किसानों के विरोध में आयोग बन रहे हैं, अध्यादेश जारी किए जा रहे हैं, बिल पारित किए जा रहे हैं। कृषि आयोग, कृषि मंत्रालय बनना चाहिए और उसका बजट सेपरेट होना चाहिए। उसी तरह हमारा मुद्दा है, सारे जिलों में फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहिए। जो बच्चा विदेश में पढ़ना जाना चाहता है, इसको 3 साल में यहीं ट्रेनिंग होना चाहिए और सरकार के खर्चे पर होना चाहिए।
हमारा मुद्दा है कृषि आधारित उद्योग लगना चाहिए, 10 गांव के बीच में एक उद्योग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर गेहूं का 15-20 रुपये किलो है और अगर बिस्किट बन जाता है 350 रुपये किलो में जाता है, आप मक्का यहाँ पर ज्यादा होता है 5-10 रुपया किलो है, पॉपकॉर्न बनता है तो वो 30 रुपया 100 ग्राम एयरपोर्ट पर 300 kg में जाता है। मॉल कॉम्प्लेक्स में 82 रुपीज मक्के का, एक मक्के का 82 रुपीज एक मक्के का प्राइस है। तो कृषि आधारित उद्योग लगना चाहिए और उसका मुनाफा मार्केटिंग उसी 10 गांवों के बीच में इन्वेस्ट होना चाहिए, उनको वहीं रोजगार उपलब्ध करवाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मुद्दे, 50 मुद्दे हैं, सारे गिनाने से समय ज्यादा जा सकता है। जिस तरीके से अभी चर्चा चल रही है लोकतांत्रिक प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन का जो मामला है, इसमें आपकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि बहुजन मुक्ति पार्टी भी इसमें शामिल है, क्या ये सही है, क्या कहेंगे आप? प्रगतिशील लोकतांत्रिक अलायंस में बहुजन मुक्ति पार्टी की जो चर्चा है, उन्होंने हमारा संपर्क किया था। हमने 2 शर्तें रखी थी कि पहले सीट शेयरिंग का मामला क्लियर होना चाहिए और उसका आधार होना चाहिए 60% अबाव जिस सीट के बूथ कवर है, जिस पार्टी के बूथ कवर है, उसको प्राथमिकता दिया जाए। तो हमने सर्वे करवाया हमारा, तो उस बात को क्लियरिटी अभी तक हुई नहीं है सीट शेयरिंग के संदर्भ में। केवल घोषणा करने मात्र से फाइनल नहीं हो जाता। दूसरी बात कि सारी पार्टियां जब तक अपनी अपनी सीट क्लियर नहीं कर रही है, तब तक इसको फाइनल कैसे मानेंगे आप? क्योंकि हमने मांगा है सभी पार्टियों से, हम भी देंगे कैंडिडेट का सूची भी डिक्लेयर करने से पहले, क्योंकि बहुजन मुक्ति पार्टी बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है, SC ST OBC और माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है, विचारधारा के और सिद्धांतों के आधार पर बनाई गई पार्टी है। तो इसमें यह क्लियर नहीं होता है कि कितने फॉरवर्ड और जनरलों को आप टिकट दे रहे हैं, तब तक इसकी क्लियरिटी नहीं होगी, ताकि हम हमारे कार्यकर्ता या हमारे वेलविशर, हमारे सपोर्टर, हमारे वोटर्स को कतई नहीं कह पाएंगे कि आप जनरल को वोट करिए, क्योंकि जनरल की पार्टियां हैं उनका प्रतिनिधित्व करने वाली। हमारी पार्टी SC ST OBC माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है। इसलिए जहां भी जनरल कैंडिडेट होगा इस अलायंस में भी, वहां भी हमारा कैंडिडेट हम लोग उतारेंगे, ताकि हमारे लोगों के पास, हम विकल्पहीनता नहीं चाहते हमारे लोगों की, हम हमारे लोगों की विकल्पहीनता नहीं चाहते। आखिरी बात तो यह है कि हम मानवतावाद के नाम पर सर्वजन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये नया पैकेट सर्वजन, सबका साथ सबका विकास, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वहारा, ये सब गालमेल का विचार मतलब जो है, तो हम बहुजनों की क्लियरिटी चाहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी की राजनीति भी क्लियर चाहते हैं, विचारधारा भी क्लियर चाहते हैं। मानवतावाद के नाम पर सर्वजन की थियरी को हम मान्य नहीं करेंगे। ये हमारा थॉट्स है, उन पार्टियों का अलग अलग, पार्टियों का अलग अलग सोच हो सकता है। इसलिए हम 1 तारीख को पार्टी का कैंडिडेटों की सूची, फर्स्ट लिस्ट जारी करेंगे। इस 1 तारीख को फर्स्ट सूची जारी करेंगे। उससे पहले अगर सीट शेयरिंग के संदर्भ में क्लियरिटी होगी तो इस संदर्भ में सोचा जाएगा। तो ये थे हमारे साथ में बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष VL मातंग जी, जिन्होंने काफी सारे मुद्दों पर हमसे चर्चा की और बहुत सारे बातों का उन्होंने खुलासा किया। यूं ही बने रहिए MN न्यूज़ बिहार से, देखते रहिए MN न्यूज़ बिहार। तब तक के लिए धन्यवाद।